जय हिंद सैनिकों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हम हमारे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है, उन क्वेश्चंस को हम हमारे सेशन में पढ़ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु यानी कि नॉन मेटल, लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु यानी कि नॉन मेटल कौन सी होती है। अधातु की बात करें बच्चों, तो अधातु दिखने में गहरे रंग की होती है यानी कि डार्क कलर की होती है। अधिकतर अधातुएं बेटा विद्युत और ऊष्मा की कुचालक यानी कि बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। और यदि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु की हम बात करें बेटा, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु जो कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है हमारा ब्रोमीन, ऑप्शन बी। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर यानी कि सामान्य तापमान पर लिक्विड या द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी ब्रोमीन कमेंट किया है, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को, सभी फटाफट से हमारे सेशन में जुड़ जाइए ताकि हम हमारा सेशन आगे बढ़ाएं। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, स्पर्म का निर्माण कहां पर होता है, वेयर इज स्पर्म प्रोड्यूस्ड। यह भी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करूंगा आप सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में सही बताएंगे कि शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण कहां पर होता है। जिसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम, तो अधिवृषण में नहीं होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि में भी नहीं होता, नहीं मूत्र मार्ग में होता है। शुक्राणु का निर्माण बेटा वृषण में यानी कि इन द टेस्टिस होता है। याद रखिएगा, अब पुरुषों के शरीर में शुक्राणु का निर्माण वृषण या फिर टेस्टिस में होता है। तो ऑप्शन बी वृषण या टेस्टिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। उदय का आंसर बेटा बिल्कुल सही है, सत्यम का भी आंसर बिल्कुल सही है। और जो भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी वृषण में या इन द टेस्टिस कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था। तो यह भी बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेनेटिक्स चैप्टर का, यानी कि अनुवांशिकी चैप्टर का यह क्वेश्चन है हमारा कि जॉर्ज मेंडल, जिसे कि हम जेनेटिक के या फिर अनुवांशिकी के पिता या जनक भी कहते हैं, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट यानी कि अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। तो प्यारे बच्चों, जिसके सही आंसर की बात करें हम, तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना था। याद रखिए, आप मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोगों के लिए मटर यानी कि पी के पौधों को चुना था। तो ऑप्शन सी मटर या पी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। बिल्कुल जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी मटर या पी कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। मैं ऑप्शन कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं, सत्यम का आंसर बिल्कुल सही है, सज्जन का आंसर भी बिल्कुल सही है, निकिता गौर आपका आंसर बिल्कुल सही है, उदय का आंसर बिल्कुल सही है, राम का भी आंसर बिल्कुल सही है और विकास आपका आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन सी गैस हवा से हल्की है। Which of these gases is lighter than the air? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से भी हल्की है। जिसके ऑप्शंस की बात करें हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं, ना ही क्लोरीन है। इसका जो सही आंसर बेटा वो है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस बेटा बहुत ही हल्की होती है, इसीलिए इस गैसों का गुब्बारों में भी प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप, तो हाइड्रोजन गैस है, ये बहुत हल्की गैस होती है। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी हाइड्रोजन कमेंट कर रहे हैं, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है। इस क्वेश्चन की ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर की मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन की भी ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है। तो आमाशय में नहीं होता है, बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण, ठीक है, मलाशय या रेक्टम के द्वारा मल बाहर निकाला जाता है। इसका जो सही आंसर बेटा वो है हमारा ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन।
छोटी आंत के अंदर प्यारे बच्चों भोजन का जो होता है पूर्ण रूप से पाचन होता है। इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण कहां पर होता है या फिर कौन सा अंग करता है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण कहां पर होता है, तो वो भी होता है हमारे छोटी आंत में, और भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी बेटा हमारी छोटी आंत में होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है सत्यम, उदय, निकिता, सज्जन, विकास, जिन भी बच्चों ने, जयरा, बिल्कुल जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। कोशिका यानी कि सेल, कोशिका या सेल की सर्वप्रथम खोज किसी ने की थी। यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन चैप्टर से हमारा क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की भी ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं आशा करूंगा हमारे सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो याद करें, परकिंजे ने नहीं की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने भी नहीं की थी, ना ही एंटोनी वन ल्यूवेनहोक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने। याद रखिएगा आप, सन 1665 में यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली स्लाइड देखकर कोशिका की खोज की थी। याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी या रॉबर्ट हुक कमेंट किया है, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। रेबीज रोग का दूसरा नाम क्या है। रेबीज रोग जो कि कुत्तों के काटने से होता है या फैलता है। यह भी एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि रेबीज रोग का दूसरा नाम क्या है। मैंने परसों के सेशन में ही आपको इसका आंसर बिल्कुल कमेंट सेक्शन इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि रेबीज रोग में जिस भी व्यक्ति को रेबीज होता है उसको पानी से डर लगता है। याद रखिएगा, अब जिस भी व्यक्ति को रेबीज रोग होता है उसको पानी से डर लगता है। तो जिसके ऑप्शन देखिए हम, तो एनीमिया एक बीमारी है, ठीक है, एनीमिया इसका सही आंसर नहीं हो सकता, अनिद्रा भी नहीं हो सकता, ना ही पीलिया हो सकता है। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब जल या पानी, ठीक है, और फोबिया मतलब डर। याद रखिएगा, अब रेबीज रोग का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया भी होता है। हाइड्रो मतलब जल और फोबिया मतलब डर। जिस भी व्यक्ति को रेबीज रोग होता है उसको पानी से यानी कि जल से डर लगता है। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया कमेंट किया है, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने बिल्कुल सही है। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वन ल्यूवेनहोक ने की थी, बिल्कुल ही सही है। यदि मृत कोशिका की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने की थी, यदि जीवित कोशिका की खोज की जाए तो हमारे एंटोनी वन ल्यूवेनहोक ने की थी, और एंटोनी वन ल्यूवेनहोक ने ही माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की खोज भी की थी। तो ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण यानी कि हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में होती है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना खुद का भोजन बनाते हैं। तो हमने कल बात की थी रंध्र या स्टोमेटा की, और स्टोमेटा कहां पर पाया जाता है, छोटे छोटे छिद्र हमारे पत्तियों में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला वो होने वाला हमारा पत्ती। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है बेटा, जो कि सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी लीफ या पत्ती इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। इसमें से एक क्वेश्चन और बन सकता है बच्चों की पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है। तो याद रखिएगा अब पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिसे हम इंग्लिश में CHLOROPHYLL क्लोरोफिल, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधे के पत्तियों की सहायता से होती है बेटा। तो ऑप्शन डी लीफ या पत्तियों, जिन्होंने भी कमेंट किया है बिल्कुल, उदय का आंसर बिल्कुल सही है, सोनम पुंदी आपका आंसर बिल्कुल सही है, सज्जन यादव का भी बिल्कुल सही है, सत्यम का आंसर भी बिल्कुल सही है, निकिता गौर का भी बिल्कुल सही है, जय का बिल्कुल, विवेक का, जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी पत्ती या लीफ कमेंट कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, हेरिडिटी की मूलभूत इकाई क्या है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी।
प्यारे बच्चों यदि हम बात करें तो हेरिडिटी की जो मूलभूत इकाई होती है वो होती है हमारी जीन। जीन ही वह इकाई है जो कि माता पिता से संतान में गुणों को पहुंचाती है, यानी कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जो गुण आते हैं वो जो होते हैं हमारे जीन्स की सहायता से ही पहुंचते हैं। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर वो है हमारा ऑप्शन सी, जीन। जीन ही वह इकाई या वह यूनिट है जो कि माता पिता से बेटा संतान में गुणों को पहुंचाती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, जीन, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल सज्जन, बिल्कुल जय हिंद, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव यानी कि मैमल, जिसमें कि मनुष्य भी आते हैं, संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी यानी कि मैमल जीव कौन सा होता है? यदि प्यारे बच्चों आपको ध्यान होगा जब हमने पहले सेशन में एक क्वेश्चन देखा था मछलियों वाला, तब हमने बात की थी कि हम व्हेल मछली को स्तनधारी यानी कि मैमल्स में रखते हैं। तो ब्लू व्हेल जो होती है बेटा वो पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव होता है। याद रखिएगा आप, नीली व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जीव होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। ब्लू व्हेल का आपने नाम सुना होगा क्योंकि कुछ समय पहले एक गेम भी आया था, तो बस इतना काफी है आप लोगों को हिंट देने के लिए। तो ब्लू व्हेल यानी कि नीली व्हेल संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। तो ऑप्शन डी, ब्लू व्हेल, जिन भी बच्चों ने कमेंट किया है उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन? प्यारे बच्चों मैं आशा करूंगा आप सभी प्यारे बच्चे बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रोटीन का यानी कि निम्नलिखित में से किस में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा आप, निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन की बात करें तो आलू में स्टार्च पाया जाता है, चावल में भी नहीं आता, नहीं सेब में, सोयाबीन। प्यारे बच्चों याद रखिएगा आप, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन जो होता है सोयाबीन में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सोयाबीन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए सोयाबीन कमेंट किया है, बिल्कुल निकिता का आंसर बिल्कुल सही, विवेक का, शिवराज का, सोनम का, बिल्कुल जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए सोयाबीन कमेंट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। यदि मैं बात करूं बच्चों तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि ऑलरेडी पहले ही अग्निवीर एग्जाम दे चुके हैं, बट कुछ कारणों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है। आप लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहिए। बिल्कुल अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आपको आपकी मेहनत का भगवान बहुत अच्छा परिणाम देगा। क्योंकि एक बात विशेष कर याद रखिए कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करे, खुद को देखे, जांचे, परखे और खुद में सुधार करे। क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो ऐसे ही आप सभी प्यारे बच्चे लगातार मेहनत करके कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। अगर आप लगातार मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो इस बार जो है हम लोगों का आप लोगों का सपना है मिशन वर्दी, उस सपने को हम बिल्कुल ही पार कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की भी लगभग हम 5 से 10 बार ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मलेरिया रोग जो होता है उसका वाहक कौन सा मच्छर होता है? विच मॉस्किटो कैरीज मलेरिया? तो मैं आशा करूंगा सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर भी बिना इसके ऑप्शन देख के बता देंगे कि मलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है। यदि मलेरिया रोग की बात करें बच्चों तो यह प्लाज्मोडियम परजीवी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक परजीवी यानी कि पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, याद रखिएगा आप, मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक परजीवी की सहायता से परजीवी की वजह से होता है। और इसका जो प्यारे बच्चों वाहक होता है वो होती है हमारी मादा एनोफिलीज मच्छर। याद रखिएगा आप, मलेरिया रोग जो है वह जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स परजीवी की सहायता से होता है और इसकी जो वाहक होती है वो होती है हमारी मादा एनोफिलीज मच्छर। तो ऑप्शन सी फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी मादा एनोफिलीज मच्छर कमेंट किया है, उनका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अमोनिया गैस बनाने की हेबर प्रोसेस, बिल्कुल हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? याद रखिएगा आप, अमोनिया गैस बनाने में
किस अमोनिया गैस बनाने में जो हेबर विधि होती है उसमें किस उत्प्रेरक यानी कि कैटेलिस्ट, यदि हम उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट की बात करते हैं बेटा, तो कैटेलिस्ट वह होते हैं जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जुड़कर या तो उस अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या तो उस अभिक्रिया की गति को घटा देते हैं। यानी कि कैटेलिस्ट वो होते हैं जो कि किसी भी एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं या तो फिर उस स्पीड को घटा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके सही ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, तो है लोहे का चूर्ण यानी कि आयरन पाउडर। हेबर प्रक्रिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने के लिए हम लोहे का उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं, यानी कि आयरन पाउडर एक एज अ कैटेलिस्ट हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो लोहे का चूर्ण यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हो सकता है यह क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर वो है हमारा पॉलीग्राफ। याद रखिएगा आप, पॉलीग्राफ मशीन शरीर की गतिविधियों को मापकर झूठ पकड़ने में मदद करती है। याद रखिएगा आप, पॉलीग्राफ वह मशीन होती है, वह यंत्र होता है जो कि शरीर की गतिविधियों को मापकर झूठ पकड़ने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए पॉलीग्राफ इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। बिल्कुल विवेक ने ए कमेंट किया है, उदय ने ए कमेंट किया, बिल्कुल आप दोनों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? जूल इज द यूनिट ऑफ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन एक बार फिर से आ गया है। हम सभी ने इस क्वेश्चन की भी ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जूल जो है वह किसकी इकाई होती है। तो यदि प्यारे बच्चे इसके सही आंसर की बात करते हैं हम, तो ऊर्जा और कार्य की एसआई इकाई जो होती है वो होती है हमारी जूल। याद रखिएगा आप, ऑप्शन ए ऊर्जा या एनर्जी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। ऊर्जा और कार्य, वर्क भी कह सकते हैं, यानी कि वर्क। ऊर्जा और कार्य दोनों की जो एसआई इकाई है वो है क्या है? हमारे जूल। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है ऊर्जा कमेंट किया, बिल्कुल उदय ने ए कमेंट किया, बिल्कुल शिवराज ने, विवेक ने, निकिता ने, बिल्कुल सज्जन ने, बिल्कुल जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए कमेंट किया है ऊर्जा एनर्जी, उनका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? चालक यानी कंडक्टर, यानी कि इसके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित हो जाएगी, ठीक है, और विद्युत भी है वह भी प्रवाहित हो जाएगी। चालक यानी कि कंडक्टर, ऊष्मा या फिर हीट का सबसे अच्छा जो है उसका जो सबसे अच्छा चालक वह कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, यदि इसके सही ऑप्शन की बात करते हैं हम, तो वो है हमारा ऑप्शन डी, चांदी। याद रखिएगा आप, चांदी। चांदी एक ऐसी धातु है जो कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, यानी कि चांदी सभी धातुओं में सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक होती है। याद रखिएगा आप, चांदी सभी धातुओं में सबसे अच्छी ऊष्मा की चालक होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी चांदी या सिल्वर कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। याद रखिएगा आप, सोनार का सबसे अधिक यानी कि अधिकांश प्रयोग इसका कहां पर किया जाता है? यदि इसके सही ऑप्शन की बात करें हम, तो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा नहीं किया जाता, डॉक्टर द्वारा नहीं इंजीनियर के द्वारा, नौ संचालन द्वारा यानी कि नेविगेटर्स। सोनार समुद्र की गहराई मापने और पनडुब्बी ढूंढने में उपयोग होता है। याद रखिएगा आप, सोनार जो होता है बेटा ये समुद्र की गहराई मापने और पनडुब्बी ढूंढने में उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी नेविगेटर्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेविगेटर मतलब किसी भी जगह का डायरेक्शन या फिर रास्ता पता करना। तो सोनार जो होता है बेटा हमारा, वो होता है हमारा नेविगेशन के काम में आता है, क्योंकि यह समुद्र की गहराई मापने तथा पनडुब्बियों को ढूंढने में उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी, जिन बच्चों ने कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम क्या कहते हैं? लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? तो उन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश के छोटे छोटे कणों को हम फोटॉन्स कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन डी फोटोन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उन कणों को हम क्या कहते हैं? इकट्ठे मिलाकर फोटॉन्स। तो ऑप्शन डी फोटोन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। फोटोन को हम लाइट बंडल्स भी कहते हैं, लाइट बंडल्स, ठीक है। बंडल यानी इकट्ठे प्रकाश के छोटे छोटे कणों को हम फोटॉन्स भी कहते हैं। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट से बिल्कुल, निकिता का आंसर बिल्कुल सही, सज्जन का आंसर बिल्कुल सही है, टिशान का आंसर बिल्कुल सही है। जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी फोटोन कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। पॉजिट्रॉन,
पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? याद रखिएगा आप, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? हमारे सामने क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, यदि हम बात करते हैं तो इसके ऑप्शंस की, तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा एंडरसन। पॉजिट्रॉन के जो खोज करता थे बेटा वो थे हमारे एंडरसन। तो ऑप्शन डी एंडरसन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला, यानी कि वैज्ञानिक कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। याद रखिएगा आप, इनका पूरा नाम है कार्ल एंडरसन। कार्ल एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। यदि हम रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और जो हमारे जेम्स चैडविक है इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं, आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, या फिर प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे। तो मैं आप सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन में आंसर का वेट कर रहा हूं, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है। तब तक बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस, ठीक है। अक्रिय गैसों की यदि हम बात करें बेटा, तो इनर्ट गैस वो गैसें होती है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेती है। क्यों हिस्सा नहीं लेती है? क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है। अधिकतर ऐसे तत्व होते हैं वो अभिक्रियाएं करते हैं जिनका कि अष्टक पूरा नहीं होता। अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो याद रखिएगा आप, इनर्ट गैस या अक्रिय गैसें वो होती हैं जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेती है। तो प्यारे बच्चों, जैसे सही ऑप्शन की बात करें हम, तो हमारा ऑप्शन डी क्लोरीन, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है। इनर्ट गैस हमारी आवर्त सारणी में समूह नंबर 18 यानी कि ग्रुप नंबर 18, जिसे हम जीरोथ ग्रुप, ठीक है, या फिर जीरोथ समूह भी कहते हैं, उसके अंदर पाए जाने वाली जितनी भी गैसें होती है उन गैसों को हम अक्रिय गैसें कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप, जीरो हमारी आवर्त सारणी में जो समूह नंबर 18वां है उसमें पाए जाने वाली जितनी भी गैसें होती है हमारी, वो सभी गैसों को हम अक्रिय गैसें कहते हैं। उसके अंदर आती है हमारी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेनेसिन। ठीक है, ये हमारी ग्रुप नंबर 18 की सारी अक्रिय गैसें होती है। हमसे पूछा गया अक्रिय गैसें नहीं है, तो क्रिप्टोन भी होती है, आर्गन भी होती है, जेनोन भी होती है। क्लोरीन जो होती है बेटा, यह हमारी अक्रिय गैस नहीं होती। तो ऑप्शन डी क्लोरीन, जिन भी बच्चों ने कमेंट किया है उसका आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी एलपीजी का बिल्कुल इशू चल रहा है, तो हो सकता है आपसे कहीं ना कहीं एग्जाम में यह क्वेश्चन बिल्कुल पूछ ले कि एलपीजी का पूरा रूप क्या है। एलपीजी हमारे सामान्य घरों में हम जो गैस सिलेंडर उपयोग करते हैं उसके अंदर एलपीजी गैस भरी होती है। याद रखिएगा, हमारे सामान्य घरों में हम जो घरेलू सिलेंडर उपयोग करते हैं उसके अंदर एलपीजी गैस भरी होती है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे, तो मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों ने गोल्डस्टीन कमेंट किया है, और जिन भी बच्चों ने अर्नेस्ट गोल्डस्टीन कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। प्रोटॉन के जो खोज करता बेटा वो है हमारे अर्नेस्ट गोल्डस्टीन। तो बिल्कुल जिन बच्चों ने कमेंट सेक्शन में गोल्डस्टीन किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। तो यदि इसके सही ऑप्शन की बात करें हम, तो एलपीजी का पूरा फॉर्म क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम जो बेटा, यह एक ईंधन यानी कि फ्यूल गैस है। इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। याद रखिएगा आप, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ऑप्शन ए लिक्विड पेट्रोलियम गैस इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? यदि इसके ऑप्शंस की बात करें हम, तो सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होता, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये होता है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। याद रखिएगा आप, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो होता है बेटा वो होता है हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ऑप्शन ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ यानी कि एसिड। एसिड इज अ सब्सटेंस जो कि, अम्ल वह पदार्थ है जो कि प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन का दान देता है। याद रखिएगा आप, अम्ल वह पदार्थ है जो कि पानी में घुलने पर H प्लस आयन का दान करता है, और क्षार वह पदार्थ होता है जो पानी में घुलने पर OH।
ठीक है, OH आयन का दान करता है। तो बिल्कुल 21 का बी भी सही, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो कि हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन का दान करता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा प्रोटॉन देता है। ठीक है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो कि हाइड्रोजन प्लस आयन बिल्कुल दान देता है। ब्रोंस्टेड लोरी इक्वेशन, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो कि जल में या पानी में घुलने पर H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन का दान देता है। तो ऑप्शन सी डोनेट्स प्रोटॉन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड इज एन और ऑफ, बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो प्यारे बच्चों जब बॉक्साइड की बात करें तो बॉक्साइड जो होता है एल्यूमिनियम धातु का एक बहुत इंपॉर्टेंट अयस्क यानी कि और ए, याद रखिएगा आप, बॉक्साइड जो होता है हमारी एल्यूमिनियम धातु का एक इंपॉर्टेंट और यानी कि अयस्क है। तो ऑप्शन बी एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फायर एक्सटिंग्विशर। आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्डिंग्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा होता है, एक रेड कलर का सिलेंडर होता है। ठीक है, उस सिलेंडर का उपयोग हम आग बुझाने के लिए करते हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चे यह क्वेश्चन में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले सेशन में। तो मैं आशा करूंगा जो भी प्यारे बच्चे हमारे पहले सेशन देख चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल सही बताएंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र में हम कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो हीलियम का नहीं करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी नहीं करते, ना ही ऑक्सीजन का करते हैं, हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा गैस क्या करती है, जहां भी आग लग रही होती है वहां पर जाकर ऑक्सीजन के सप्लाई को रोक देती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आग को जलने के लिए, आग लगने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बेटा यह जिस जगह पर आग लगती है वहां पर आग को बुझाने के लिए वहां पर ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देती है। इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से हम आग बुझाने में कामयाब होते हैं। तो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे, जितने भी अग्निशामक यंत्र होते हैं उन सभी में आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता होती है और आग बुझने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल निकिता आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जो भी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी दिल खुश का आंसर बिल्कुल सही है, निक आपका आंसर बिल्कुल सही है, RM राम आपका आंसर बिल्कुल सही है, अजय का आंसर बिल्कुल सही है, उदय का आंसर भी बेटा बिल्कुल ही सही है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन बी CO2 कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। शक्ति का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? शक्ति का सूत्र क्या है? यह भी एक बिल्कुल फिजिक्स का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है बेटा कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में यह देखने को जरूर मिलेगा कि शक्ति यानी कि पावर का सूत्र क्या है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हमारा कार्य अपॉन समय यानी कि वर्क अपॉन टाइम। याद रखिएगा आप, शक्ति इज इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन समय। शक्ति बराबर किया गया कार्य और उसके भागित में समय। ठीक है, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। शक्ति का जो सूत्र है बेटा वो होता है हमारा कार्य अपॉन में टाइम या कार्य भाग में डिवाइड में समय। तो ऑप्शन बी कार्य डिवाइड में समय इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला। जितने भी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला। अब आप सभी प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताएंगे। आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि डेंगू रोग की वाहक मच्छर कौन सी होती है? हमने मलेरिया रोग की बात की थी, मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है। तो डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होते हैं? तो फटाफट से आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से होता है। तब तक बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी कि रेडियो एक्टिव उत्सर्जन करता है। रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ बेटा वह पदार्थ होता है जो कि अपने अंदर से रेडिएशंस इमिट करते हैं यानी कि अलग अलग तरह की रेडिएशंस को छोड़ते हैं। तो कौन कौन सी रेडिएशन है बेटा? वो छोड़ते हैं अल्फा, बीटा और गामा। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हो गया रेडियम, हो गया यूरेनियम, हो गया ठीक है, हमारा हो गया पोलोनियम। यह रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो कि अपने अंदर से रेडियो एक्टिव या फिर रेडिएशन छोड़ते हैं। तो कौन कौन से रेडिएशन छोड़ते हैं? ये छोड़ते हैं अल्फा किरणें, ठीक है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और तीसरे होते हैं हमारे गामा किरणें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
रेडियो सक्रिय वह पदार्थ होता है बेटा जो कि अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा तीनों प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव या उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं कि बिल्कुल यदि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डेंगू रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है, बिल्कुल तो मादा एडिस, मादा एडिस, बिल्कुल याद रखिएगा आप, डेंगू रोग मादा एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एडिस मच्छर जो है इस डेंगू रोग की वाहक होती है। आपको एक छोटा सा पॉइंट जो विशेषकर ध्यान रखना है कि हमेशा मादा मच्छर ही काटती है। हो सकता है आपको ऑप्शन में नर एडिस मच्छर दे दिया जाए तो हो सकता है आप गलती से नर एडिस कर दे, पर आपको विशेषकर ध्यान रखना है हमेशा मादा मच्छर ही काटती है। मलेरिया की बात करें हम तो मादा एनोफिलिस मच्छर होती है और डेंगू रोग की बात करें हम तो मादा एडिस मच्छर होती है। तो बिल्कुल दिलखुश का आंसर बिल्कुल सही है। निकिता गौर का, तिशान का, सत्यम का, बिल्कुल जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मादा एडिस लिखा है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इसके ऑप्शन की बात करते तो कैलोरी में भी हम मापते हैं, बिल्कुल किलो कैलोरी में हम ऊष्मा को मापते हैं, जूल में भी नापते हैं। डिग्री सेल्सियस में बेटा हम टेम्परेचर को मापते हैं, याद रखिएगा आप, डिग्री सेल्सियस में हम टेम्परेचर को मापते हैं और हमसे पूछा गया नहीं है। आपको क्वेश्चन अच्छे से शांति से पढ़ना बेटा, आपको भले ही उस क्वेश्चन का आंसर आता हो पर बहुत बार आपकी जल्दबाजी में एक छोटी सी मिस्टेक आपको वर्दी से बहुत दूर ले जा सकती है। तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखिएगा कि भले आपको आंसर आता हो, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है। यहां पूछा गया ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो कैलोरी भी मात्रक है, किलो कैलोरी भी मात्रक है, हमारा जूल भी मात्रक है, डिग्री सेल्सियस जो कि हमारा टेम्परेचर, याद रखिएगा आप, टेम्परेचर या तापमान को हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं या डिग्री सेल्सियस मेजर करते हैं। तो बिल्कुल जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस, अजय का आंसर बिल्कुल सही है, निकिता गौर का, नंदन पटेल का, सत्यम का, बिल्कुल उदय का और टिशान का, आप सभी का आंसर बिल्कुल ही सही। दिलकुश का आंसर बेटा बिल्कुल सही है कि ऊष्मा का मात्रक हमारा डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच, विद्युत मोटर किसके प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह क्वेश्चन ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि विद्युत मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रूल यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के प्रिंसिपल पर काम करती है। याद रखिएगा आप, विद्युत मोटर जो होती है हमारी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है। तो ऑप्शन डी फ्लेमिंग का नियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे हैं, लाइट वेव्स किस तरह की तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे किस तरह की तरंगे। प्यारे बच्चों यदि हम बात करें प्रकाश की तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव्स है। तो ऑप्शन ए ट्रांसवर्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा मिनरल यानी कि कौन सा खनिज पाया जाता है। आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज या फिर कौन सा हमारा मिनरल पाया जाता है। मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में आंसर का वेट कर रहा हूं। आप सभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएंगे कि हड्डियों में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है। मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, आयरन भी नहीं पाया जाता, नहीं सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्य रूप से बेटा कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। याद रखिएगा आप, हमारी हड्डियों में और हमारे दांतों में भी, याद रखिएगा आप, हमारी हड्डियों में और हमारे दांतों में दोनों में ही कैल्शियम और फास्फोरस नामक खनिज यानी कि मिनरल्स पाया जाता है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी, दिलखुश ने कमेंट किया है, निकिता ने कमेंट किया है, नंदन ने भी कमेंट किया है, उदय ने बिल्कुल, टीशान ने बिल्कुल, अर्पित ने बिल्कुल सी कमेंट किया है, बिल्कुल सज्जन ने भी सी कमेंट किया। बिल्कुल जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी कैल्शियम और फास्फोरस कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब आप सभी के लिए एक छोटा क्वेश्चन हो रहा है, मुझे बताएंगे कि कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रक में किसमें पाया जाता है, यानी कि कैल्शियम का सबसे बेस्ट स्रोत या सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। तो आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। तब तक बढ़ते हैं हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तारपीन, तारपीन का तेल किससे मिलता है। टर्पेटाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम,
तारपीन का तेल किससे मिलता है? तो प्यारे बच्चों तारपीन के तेल की बात करें हम तो तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। याद रखिएगा, अब साइकस के पेड़ से यानी कि साइकस ट्री से हमें, ठीक है, टर्पेटाइन या फिर तारपीन का तेल मिलता है। तो ऑप्शन डी साइकस इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला। याद रखिएगा आप कि तारपीन का तेल हमें साइकस से बिल्कुल प्राप्त मिलता है। तो ऑप्शन डी साइकस इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। मैंने आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम किस पाया था, तो टीशान ने कमेंट किया मिल्क। बिल्कुल नंदन ने चुना तो नहीं हो सकता बेटा, बिल्कुल मिल्क, नंदन ने भी मिल्क कमेंट किया। बिल्कुल कैल्शियम जो होता है सबसे ज्यादा मात्रा में मिल्क यानी कि दूध में पाया जाता है। तो जिन भी बच्चों ने कैल्शियम कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिलखुश ने बिल्कुल आपका आंसर भी बिल्कुल ही सही है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप। ठीक है, रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? सन 1901 में एक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। याद रखिएगा आप 1901 में यानी कि 1901 में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की खोज की थी? तो प्यारे बच्चों वो है हमारे कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको विशेषकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप यानी कि हमारे रक्त समूह के खोजकर्ता थे वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। सन 1901 में उन्होंने ABO रक्त समूह की खोज की थी, यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, यह सारे जितने भी हमारे ब्लड ग्रुप है बेटा इसके खोज करता थे हमारे कार्ल लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन डी कार्ल लैंडस्टीनर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। यदि हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर, ऐसा रक्त समूह जो कि सभी को खून दान दे सकता है वो होता है हमारा O। याद रखिएगा ब्लड ग्रुप O, रक्त समूह O को हम सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप O वाला व्यक्ति सभी को अपना रक्त दान दे सकता है। और सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। तो सर्वदाता की बात किया तो हमारा रक्त समूह O होता है, और सर्वग्राही की बात की जाए हमारा तो AB नेगेटिव। इस पे से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको विशेषकर इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। अब आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट से अपना ब्लड ग्रुप बताएं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। तब तक बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइफाइड शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट सा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ गया है कि टाइफाइड शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो फटाफट से आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। यह भी बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बेटा। मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करता है, यकृत को भी नहीं करता, नहीं फेफड़ों को करता है, वह करता है हमारी आंत को यानी कि इंटेस्टाइन को। टाइफाइड रोग हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आंत या इंटेस्टाइन बिल्कुल ही सही, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव टीशान का है बिल्कुल B पॉजिटिव, सबसे बेस्ट ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप ही बोलता है कि हमेशा जीवन में आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति हो, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हर समस्या का समाधान आप अपने पॉजिटिव इंटेंट के साथ में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में किसी भी समस्या का आसानी से आप समाधान निकाल सकते हैं। तो चाहे आपके जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितनी भी टफ फेज से आप गुजर रहे हो, यदि आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चीजें करेंगे, पॉजिटिव अपना इंटेंट रखेंगे, तो बिल्कुल आपको आसानी से आपको लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और आपको बिल्कुल ही कामयाबी मिलेगी। तो ऑप्शन सी आंत इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अब आप सभी बच्चों के लिए क्वेश्चन हो रहे हैं कि टाइफाइड रोग किसके कारण होता है, आपको उस बैक्टीरिया का नाम बताना है। टाइफाइड रोग का वाहक या बैक्टीरिया कौन सा है? तो याद रखिएगा आपको फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसकी भी हमें शॉर्टकट ट्रिक याद की थी कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग थायमिन की कमी से होता है। याद रखिएगा आप बेरी बेरी रोग जो होता है बेटा थायमिन की कमी से होता है। तो याद रखिएगा आप इस क्वेश्चन का तो सही आंसर वो है हमारा विटामिन B1। विटामिन बी को हम थायमिन भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन B1 को हम थायमिन भी कहते हैं बेटा। और बेरी बेरी रोग जो होता है वो होता है हमारा विटामिन B1 की कमी से। तो ऑप्शन सी विटामिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में विटामिन B1 कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। बिल्कुल टाइफाइड रोग सेल्मोनेला टाइफी
याद रखिएगा, टाइफाइड रोग सेल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। तो बिल्कुल जिनने भी कमेंट सेक्शन में सेल्मोनेला या फिर सेल्मोनेला टाइफी कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर चुकी थी। व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन बताइए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। प्यारे बच्चों, जिसके सही ऑप्शन की बात करते हैं हम, तो इसका जो सही आंसर वो है हमारा हीरा यानी कि डायमंड। हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक की बात हो रही है, याद रखिएगा, हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए डायमंड या हीरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो हमारे जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए हीरा या डायमंड कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जय हिंद मैम, सुरेना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव सेशन में। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदासीन क्रिया में बनता है, उदासीन यानी कि न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हैं। उदासीन या बेटा न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया वो होती जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि अम्ल और क्षार की जब आपस में अभिक्रिया होती है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा आप, एसिड एंड बेस की रिएक्शन जो होती है उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण की अभिक्रियाएं भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया के द्वारा हमें क्या मिलता है, हमें लवण यानी कि सॉल्ट मिलता है, उसी के साथ में हमें जल भी मिलता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी लवण तथा जल इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। उदासीन क्रिया में जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है बेटा, तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस में हमारा नमक यानी कि जिसे हम लवण कहते हैं और उसी के साथ में जल भी बनता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट बहुत तेज करना पड़ जाता है जो कि हमसे हो नहीं पाता है, टाइम आउट हो जाता है। बिल्कुल आप क्योंकि लाइफ में जल्दी या फिर फुर्ती रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि आपको स्पीड से करना पड़ेंगे। तो फटाफट से यदि आपको आंसर आता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी जो कि सन 1984 में हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरी प्रमुख प्रदूषक कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। सन 1984 में बेटा सन 1984 में 3 दिसंबर की रात को भोपाल में एक केमिकल फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोगों को अभी भी उस हादसे का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। याद रखिएगा आप, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपको विशेषकर इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पता होना चाहिए कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि सन 1984 में हुई थी, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड एक गैस होती है, इस गैस का रिसाव हुआ था जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला था। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ निकिता ने बिल्कुल ए कमेंट किया है, टीशान ने भी ए कमेंट किया है, सत्यम बिल्कुल। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन प्रयुक्त होता है? यह क्वेश्चन भी मैंने आपको विशेषकर कहा था कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 से 4 क्लास पहले ही हमने यह क्वेश्चन देखा था कि रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन यानी कि कौन सा फ्यूल यूज होता है। प्यारे बच्चों, हमारे एग्जाम में बहुत बार क्या होता है कि हमारे आसपास की जो चीज़ें होती है उससे ही क्वेश्चन बनकर आ जाता है। याद रखिएगा आप, तो अभी वॉर की, युद्ध की सीजन चल रही है, तो रॉकेट्स का कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको विशेषकर याद रखिएगा आप, रॉकेटों में एक विशेष प्रकार का ईंधन या फ्यूल उपयोग होता है जिसे हम प्रोपेलेंट कहते हैं। याद रखिएगा आप, रॉकेटों में एक विशेष प्रकार का ईंधन या फ्यूल उपयोग किया जाता है जिसे हम प्रोपेलेंट यानी कि प्रणोदक भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं हो सकता है यह आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा कि
रॉकेट में किस प्रकार का ईंधन या फ्यूल यूज में लेते हैं, तो वो होता है हमारा प्रणोदक यानी कि प्रोपेलेंट। विशेषकर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए कि रॉकेट में हम प्रोपेलेंट यानी कि प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा मैथ्स की क्लास 3 से 4 हमारी लगती है दोपहर में, और मॉर्निंग में जीके की क्लास लगती है। तो आप मॉर्निंग में 8 से 9 भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, दोपहर में 3 से 4 मैथ्स की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और शाम को मेरी 7:15 से जनरल साइंस की क्लास होती है, वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्फा और बीटा, अल्फा एंड बीटा किरणों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अल्फा एंड बीटा? प्यारे बच्चों, यदि आपको याद होगा हमने कल ही बात की थी कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक अल्फा प्रकीर्णन मॉडल दिया था, यानी कि अल्फा स्कैटरिंग मॉडल दिया था। उन्होंने सोने की पतली परत पे उन्होंने क्या किया था, अल्फा किरणों को सोने की पतली परत पे डाला था। उन्होंने क्या देखा था कि अधिकतर किरणें जो है वो सीधी निकल गई थी, ठीक है। कुछ किरणें थी जो कि टकराने के बाद अलग अलग दिशा में मुड़ गई थी, और कुछ किरणें ऐसी थी जो टकराने के बाद रिटर्न उनकी तरफ लौट कर आई थी। तो अल्फा और बीटा किरणों की खोज बेटा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। याद रखिएगा आप, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज भी की थी, उसी के साथ साथ रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की भी खोज की थी। तो ऑप्शन सी रदरफोर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है कि अल्फा और बीटा किरणों को रदरफोर्ड ने की थी। बिल्कुल, तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी रदरफोर्ड कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही कमेंट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? व्हाट डज ओम लॉ डिफाइन? धारा और वोल्टता दोनों, बोथ करंट एंड वोल्टेज। ओम का नियम जो होता है बेटा, यह हमारा जो होता है धारा और वोल्टेज यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों को दर्शाता है। ओम का नियम धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध यानी कि करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप यानी कि तीनों के संबंध को दर्शाता है या फिर बताता है। तो ऑप्शन डी बोथ करंट एंड वोल्टेज इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। एम्पियर नापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट टू मेजर एम्पियर? आपने देखा होगा अलग सबसे बेस्ट आपको एग्जांपल यदि मैं दूं तो आपने करंट पे देखा होगा, सॉरी चार्जर पे, आपने चार्जर पे लिखा होगा कि कितने वॉट का चार्जर होता है, ठीक है। वहां पर एम्पियर भी लिखा होता है। प्यारे बच्चों, विद्युत धारा की जो एम्पियर जो है वो हमारी करंट, याद रखिएगा आप, एम्पियर जो है हमारा करंट मापने की एसआई यूनिट या फिर एसआई इकाई है। तो ऑप्शन बी करंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है विच हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ? प्यारे बच्चों, हमने बात की थी विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। यह इंद्रधनुष के 7 कलर भी होते हैं, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। VIBGYOR याद रखिएगा, विबग्योर। विबग्योर इंद्रधनुष के 7 रंग जो होते हैं बेटा इसी ऑर्डर में होते हैं, VIBGYOR। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश जो है प्यारे बच्चों वो है हमारा बैंगनी। दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे कम होती है। तो ऑप्शन डी बैंगनी या वॉयलेट इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है, क्योंकि वॉयलेट हमारा वी है। तो ऑप्शन डी बैंगनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला। बिल्कुल निकिता आपका आंसर बिल्कुल सही है, टिशान आपका आंसर बेटा बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सत्यम, बिल्कुल जिन्होंने भी ऑप्शन डी कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ डायनेमो? डायनेमो यानी कि डायनेमो एक जनरेटर होता है जो कि किस सिद्धांत या फिर किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो प्यारे बच्चों, जिसमें सही ऑप्शन की बात करें वो है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रभाव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डायनेमो जो होता है प्यारे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय प्रभाव इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान लगभग कितना होता है? तो 37 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है, 98.4 डिग्री सेल्सियस नहीं होता है और ना ही केल्विन होता है, ये होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस।
याद रखिएगा आप, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखिएगा आप, एक औसतन स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है, वो होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सत्यम का आंसर बिल्कुल ही सही है, टिशान का आंसर बिल्कुल ही सही है। याद रखिएगा बिल्कुल, निकिता आपका आंसर बेटा बिल्कुल ही सही है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, शिशु के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार इस क्वेश्चन की भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो भी संतान होने वाला है उसका जो लिंग है वह किसके क्रोमोसोम यानी किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, मैं आशा करूंगा आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या इसका आंसर सही होने वाला है। प्यारे बच्चों, पिता से बच्चे को एक्स क्रोमोसोम मिलता है और माता से बच्चे को वाई क्रोमोसोम मिलता है। याद रखिएगा आप, तो एक्स क्रोमोसोम जो कि पिता से मिलता है वह बच्चे का, याद रखिएगा आप, पिता से जो बच्चों को गुणसूत्र मिलता है उससे बच्चे का गुणसूत्र यानी कि उसका जो लिंग होता है वह निर्धारित होता है। यदि एक्स एक्स हो गया तो क्या होगा और एक्स वाई होगा तो क्या होगा। फटाफट से, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसी बच्चे का लिंग जो है वो एक्स वाई होगा तो वह लड़का होगा या लड़की होगी, या फिर किसी का एक्स एक्स होगा तो वह लड़का होगा या लड़की होगी। मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन वेट कर रहा हूं, तब तक बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का वैज्ञानिक नाम क्या है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल दोनों जहां पर होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम वहां पर लड़की होती है और जहां पर एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं वहां पर लड़का होता है। याद रखिएगा, अब माता से बच्चे को एक्स क्रोमोसोम मिलता है और पिता से उसको जो क्रोमोसोम मिलेगा उससे बच्चों का जो लिंग है वो डिसाइड होगा। यदि एक्स मिला तो एक्स से एक्स हो गया तो लड़की होगी, यदि वाई मिला तो एक्स वाई हो जाएगा तो लड़का होगा। ठीक है, मानव शरीर का यानी कि हम मानवों का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट से आप सभी कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन वेट कर रहा हूं कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो पेंथ्रालियो नहीं है, कैनिस फैमिलियर्स भी नहीं है, ना ही राना टिग्रिना है, होमोसेपियंस। मनुष्यों का या हम ह्यूमन बीइंग का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। याद रखिएगा आप, वी ऑल आर होमोसेपियंस। साइंस की भाषा में यदि हम बात करें तो वी ऑल आर होमोसेपियंस। तो मानव शरीर का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जिन्होंने बी कमेंट किया, निकिता ने, उदय ने, सत्यम ने, बिल्कुल रोहित ने, बिल्कुल जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी होमोसेपियंस कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस कहां जमा होता है। जमा 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 पूछा गया है, बनता पूछा जाता, याद रखिएगा कहां बनता है तो हमारा यकृत में यानी कि लीवर। ठीक है, पित्त रस कहां बनता है अगर हमसे पूछा जाता बेटा तो वो होता है हमारा यकृत, यानी कि हमारा बाइल जूस हमारे लीवर में बनता है। पर हमसे पूछा गया यह जमा कहां पर है यानी कि कहां पर स्टोर होता है बेटा, तो वो होता है हमारा पित्ताशय। याद रखिएगा, जिसे हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। पित्त रस बेटा यदि आपसे यह पूछा जाए कहां बनता है तो वह बनता है हमारे यकृत या फिर लीवर में। यदि कहां पर जमा होता है, कहां पर स्टोर होता है तो वो होता है हमारे पित्ताशय, जिसे हम गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। तो जिन भी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है पित्ताशय कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। आपको क्वेश्चन देखना है अच्छे से कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। यदि आप जल्दबाजी में इसका लीवर कर देते तो आपका आंसर बेटा बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि यहां पर जमा पूछा गया है और हम बता देते कि किससे बनता है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद यदि आपको क्वेश्चन आता भी है तो भी आपको आधा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आंसर करना है, क्योंकि आपको जोश में होश नहीं खोना है। जोश फौज के लिए बहुत आवश्यकता होता है, पर बहुत सारी जगह पर हमें जोश में होश नहीं खोना है। होश के साथ में काम लेना है और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, टिक्का रोग। ओके, टिक्का टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। प्यारे बच्चों, टिक्का रोग एक फफूंद रोग है। ठीक है, यानी कि एक फंगस, एक ऐसा रोग जो कि फफूंद यानी कि फंगस लगने की वजह से होता है। इसका यदि हम संबंधित की बात करें तो गन्ने से नहीं होता है, सरसों से नहीं होता, ना ही धान से होता है, ये होता है मूंगफली।
टिक्का रोग बच्चों एक ऐसा रोग होता है जो कि फफूंद से होता है, यानी कि फंगस से होता है, और यह जो होता है हमारा मूंगफली से संबंधित होता है। तो ऑप्शन डी मूंगफली, जिन्होंने भी कमेंट किया है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। निकिता ने मूंगफली कमेंट किया है, आपका आंसर बिल्कुल ही सही है कि टिक्का रोग जो है हमारा मूंगफली से संबंधित है। अब बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यानी कि हम जब भी श्वसन की क्रिया करते हैं, जब भी हम रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, तो हम कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं, हमसे यह पूछा गया है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जितने भी हम मानव हैं, जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं, हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं, तो हम कौन सी गैस को बाहर छोड़ते हैं? हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, पर बाहर किसको छोड़ते हैं? तो आप सभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। वेरी गुड, याद रखिएगा आप। मानव शरीर में श्वसन के प्रक्रिया के दौरान हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। तो हमारा जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कमेंट किया है, उन सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। वेरी गुड, कि मानव शरीर में श्वसन के दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। हम मिलते हैं अब हमारे कल के सेशन में। हमारा कल का सेशन 7:15 पे ही रहेगा। तो जो भी प्यारे बच्चे नए हमारे सेशन में आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो शाम का सेशन होता है वो 7:15 पर शुरू हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं बेटा हम हमारे कल के सेशन में। जय हिंद, भारत माता की जय।